हेलो क्लास 10th। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। तो पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे चारों ओर फैली, जैसे हमारे चारों ओर पेड़ पौधे वायु, हम इन सब से घिरे हुए होते हैं, यही सब हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव तथा जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है। उसे वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। इस डेफिनेशन का अर्थ क्या है, तो डेफिनेशन में कहा गया है किसी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है और जिससे वह प्रभावित होता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो किसी जीव के चारों ओर फैली, जैसे किसी जीव के चारों ओर पेड़ वायु पौधे फैले होते हैं, उसमें वह निवास करता है और उनसे वह प्रभावित भी होता है, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। तो आई होप आप पर्यावरण समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण भी 3 प्रकार से होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों चीज मिलकर कहलाती है जीव मंडल। ये तीनों चीज मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। तो क्या पढ़ा, किसी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है और जिससे वह प्रभावित होता है, उसे पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण भी 3 प्रकार से, स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल। इसका अर्थ है पर्यावरण इन तीनों से मिलकर बना है और ये तीनों क्या कहलाते हैं, जीव मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र। पारितंत्र किसे कहा जाता है, पारितंत्र या इसको पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। पारितंत्र किसे कहते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। इसका अर्थ है जिसमें जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, वही पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र जो है पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो लिख लेते हैं, यह पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई होती है। पारितंत्र का अर्थ क्या होता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक एक
दूसरे पर निर्भर होते हैं। वही पारतंत्र कहलाता है। पारतंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टेंसले वैज्ञानिक ने किया था। तो लिख लेते हैं, पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टेंसले ने किया था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने किया था। पारतंत्र किसे कहते हैं? यह पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई होती है। और पारतंत्र का अर्थ क्या है? जिसमें जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक किसे कहा जाता है? तो पहले ये पढ़ लेते हैं। जैविक घटक जीव की अनुपस्थिति या निर्जीव घटक को अजैविक घटक कहा जाता है। बहुत सिंपल है, निर्जीव घटक को अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, ये सब अजैविक घटक है। तो लिख लेते हैं, निर्जीव घटक को अजैविक घटक कहते हैं। जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सब अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक कारक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक कारक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक कारक जैसे तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, ये सब भौतिक कारक कहलाते हैं। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है। तो लिख लेते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश आदि। अकार्बनिक जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बनिक के एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट। और कई एग्जाम्पल ले जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं जैविक घटक। तो जैविक घटक किसे कहते हैं? जिसमें सजीव की उपस्थिति होती है उसे जैविक घटक कहा जाता है। जैसे पेड़, पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक घटक में आ जाते हैं। तो लिख लेते हैं, जिसमें सजीव की उपस्थिति होगी जैविक घटक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सभी पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सब जैविक घटक में आ जाते हैं। जैविक घटक के बाद पढ़ना है हमें उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता फर्स्ट लेक्चर में भी आते हैं ये टॉपिक। तो उत्पादक किसे कहा जाता है? उत्पादक हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है। और उपभोक्ता किसे कहा जाता है? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं।
उपभोक्ता भी 3 प्रकार से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी जो शाक सब्जियां खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वहारी जो शाक सब्जी और मांस दोनों चीज़ का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, वे सर्वहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्य। तो पारितंत्र के क्या कार्य होते हैं? यह खाद्य श्रृंखला में पारितंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कराने में सहायक होती है। पोषकों का चक्रण कराने में सहायता करता है पारितंत्र। तो लिख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करने में सहायक, ऊर्जा का प्रवाह कराने में सहायक। और पोषकों का चक्रण होने में। नेक्स्ट है पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। पारितंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, कृत्रिम पारितंत्र जो मानव निर्मित होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन का अर्थ होता है, इसे आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। फर्स्ट लिख लेते हैं, इसे आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। इसे आहार श्रृंखला भी कहा जाता है। यह एक ऐसी चेन होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। इसका अर्थ है एक जीव जो है वो दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, मतलब भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर उदाहरण के तौर पे समझेंगे। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, घास, हिरण और शेर। घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है, तो ये एक फूड चेन हो जाती है। यह एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खा रहे हैं, तो एक फूड चेन होती है। किसी भी फूड चेन में जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह पोषी स्तर कहलाता है। जैसे हिरण में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, जब वो भोजन ग्रहण कर लेगा तो वो भी पोषी स्तर कहलाएगा। तो लिख लेते हैं, आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों में जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो पोषी स्तर कहलाते हैं। तो लिखते हैं, आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है
पोषी स्तर कहलाता है। ये पोषी स्तर कहलाते हैं। पोषी स्तर भी 4 प्रकार से होता है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी स्तर। तो लिख लेते हैं प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, एंड लास्ट चतुर्थ पोषी स्तर। तो प्रथम पोषी स्तर में आता है पादप, द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं शाकाहारी, फिर तृतीय पोषी स्तर में आता है मांसाहारी और चतुर्थ पोषी स्तर में आता है सर्वोच्च मांसाहारी। तो लिख लेते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर में आता है पादप, जिनको उत्पादक भी कहा जाता है। द्वितीय पोषी स्तर में आता है शाकाहारी, जिनको प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। उपभोक्ता उन्हें बोला जाता है जो किसी पर निर्भर रहते हैं, ये भी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। फिर तृतीय पोषी स्तर में आता है मांसाहारी, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। चतुर्थ पोषी स्तर में आता है सर्वोच्च मांसाहारी, ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। प्रथम पोषी स्तर से लेकर चतुर्थ पोषी स्तर तक 10% नियम लागू होता है। तो 10% नियम क्या होता है एक बार वो तो हम आगे समझ ही लेंगे। जैसे इसमें ऊर्जा है 10,000 किलो कैलोरी, जब द्वितीय पोषी स्तर में जाएगी तो वो 1000 किलो कैलोरी हो जाएगी, तृतीय पोषी स्तर में जाएगी तो वो 100 किलो कैलोरी हो जाएगी, और जब चतुर्थ पोषी स्तर में जाएगी तो 10 किलो कैलोरी रह जाएगी। तो एक आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक दिशा में होता है और एक मार्गी होता है। मतलब एक मार्ग का मतलब है एक दिशा में होता है। तो लिख लेते हैं आहार, ये नोट बना के लिखेंगे, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हरे पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित कर लेते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित कर लेते हैं। तो ये भी हम नोट बना के लिखेंगे। जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है उसे अवशोषित करते हैं। अब पढ़ लेते हैं 10% नियम। नेक्स्ट हेडिंग 10% नियम। तो 10% नियम किसे कहा जाता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% जो ऊर्जा होती है वो जो पहला पोषी स्तर होता है उसमें उपयोग में ली जाती है। यही 10% नियम कहलाता है। इसका क्या अर्थ है? जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 10,000 किलो कैलोरी में से 1,000 किलो कैलोरी द्वितीय पोषी स्तर को मिली।
इसी का मतलब है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो 90% कहाँ चली जाती है? 90% ऊर्जा जो पहले पोषी स्तर होती है उसकी जैव क्रियाओं में भाग ली जाती है। तो लिख लेते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर की जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। तो आई होप आप 10% का नियम समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन किसे कहा जाता है? जैव आवर्धन, तो जैव आवर्धन किसे कहा जाता है? जब हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने लगता है तो वो जैव आवर्धन कहलाता है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हानिकारक रसायनों का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना जैव आवर्धन कहलाता है। तो जैव आवर्धन किसे कहते हैं? हानिकारक रसायनों का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना जैव आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत। तो ओजोन परत किसे कहा जाता है? तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव आवरण होता है, मतलब यह एक रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है और यह पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणें बहुत हानिकारक किरणें होती हैं जिससे यह हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसे एक रक्षात्मक आवरण कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, यह रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3। नेक्स्ट टॉपिक है कचरा प्रबंधन। तो कचरे का प्रबंधन करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। ये भी दो प्रकार से होता है। इसमें भी दो प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ। तो लिख लेते हैं, इसमें दो प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ।
फर्स्ट पढ़ेंगे हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है। जीवों की उपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा किसी पदार्थ का छोटे छोटे घटकों में बदल जाना जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। जैसे फल और सब्जियों के छिलकों का सूक्ष्म जीव द्वारा छोटे छोटे घटकों में बदल जाना। तो हम इसमें भी लिख लेते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा पदार्थों का घटकों में बदल जाना। वही पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा घटकों में बदल जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा घटकों में नहीं बदल पाते हैं वे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे घटकों में नहीं बदलते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम प्लास्टिक का। प्लास्टिक सूक्ष्म जीवों द्वारा छोटे छोटे घटकों में नहीं बदली जा सकती है, तो यह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कचरा प्रबंधन की कुछ विधियाँ। कचरा का प्रबंधन करने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कचरा प्रबंधन की विधियाँ। ये 6 प्रकार से विधि होती हैं। जैव मात्रा संयंत्र, सीवेज उपचार यंत्र, कूड़ा भराव क्षेत्र, कूड़ा भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, पुनर्चक्रण एंड लास्ट पुनः उपयोग। तो कचरा प्रबंधन की कुछ विधि होती है। फर्स्ट है जैव मात्रा संयंत्र, जिसको जैविक मात्रा के द्वारा संयंत्र में डाला जाता है जिससे कचरा प्रबंधन हो जाता है। सेकेंड है सीवेज उपचार यंत्र, जिसको सीवेज के द्वारा किया जाता है। थर्ड है कूड़ा भराव क्षेत्र, जिसको कूड़े को भराव वाले क्षेत्र में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट, फिर है कंपोस्ट द्वारा कचरा प्रबंधन किया जाता है। पुनर्चक्रण, उनका पुनः चक्रण कर देना, वो भी कचरा प्रबंधन की विधि है। और पुनः उपयोग, किसी भी सामान का पुनः उपयोग करना, ये भी कचरा प्रबंधन की विधियों में आ जाता है। तो ये थी कुछ कचरा प्रबंधन की विधियाँ और ये था हमारा फुल चैप्टर, हमारा पर्यावरण। थैंक यू।